अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहली बार पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन शहरियों के ट्रायल का मामला तफसील के साथ ज़ेर बहस है। 6 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजों का बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कर रहे हैं, जिनकी रिटायरमेंट में तकरीबन 2 महीने का वक्त रह गया है। मामला है 9 मई के मुल्ज़मान के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का, जिनके हवाले से आइनी दरख्वास्तें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा की तरफ से दायर की गई। और उन दरख्वास्तों में कहा गया कि जो आर्मी एक्ट की जो शिक है 21D1 उसके तहत जो सिविलियन शहरी हैं उनका आर्मी की अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। और दूसरा एतराज़ ये है कि मौजूदा कानून में भी सवाल ये है कि क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन शहरियों का कुछ शराइत के तहत, कुछ फ़िल्टर्स के तहत, कुछ बुनियादी हकूक़ के तहत सवाल हो सकता है या नहीं। तो आज की समाअत बड़ी दिलचस्प रही। 2 अहम बातें सामने आई हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने कुछ वक्त मांगा है तकरीबन 1 महीने का, और उस दौरान ये अंदिया दिया है कि शायद जो फ़ौजी अदालतों के मुल्ज़मान को दी गई सज़ाएँ हैं उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ बाकायदा अपील का हक़ भी कानून साजी के ज़रिए दिया जा सकता है। और इससे पहले भी फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के ख़िलाफ़ कुछ लोग हाई कोर्ट्स में आते थे, मगर ये बाकायदा अपील का हक़ जो है ये थोड़ा वसी हक़ होगा, जिसमें न सिर्फ ये कि सज़ाओं को कानून और आइन की ख़िलाफ़ वर्जी के बुनियाद पर चैलेंज किया जा सकेगा, मगर शायद फिर शवाहिद और सबूतों के मयार को भी चैलेंज किया जा सकेगा। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब। हसनात मलिक, सबसे पहले तो ये बताएं कि अब ये मामला लगता है ठंडा पड़ गया है, 1 महीना आगे चला गया है। क्या लग रहा है आपको? शुरू में तो बहुत तेज़ी में सब कुछ हुआ, बेंच भी बड़ी जल्दी में बनाया गया, मगर फिर अब लग रहा है कि शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फ़ौरी फ़ैसले की जल्दी में नहीं। देखिए, मुझे तो जो 1 महीना हुकूमत ने मांगा है, लेकिन अब अदालत कितना टाइम देती है। उन्होंने कहा जी हम आपस में डिस्कस करेंगे। बज़ाहिर ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस तो विलिंग थे, लेकिन जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अटॉर्नी जनरल केयर टेकर से कैसे ज़िम्मेदारी ले सकती है कि वो आर्डीनेंस या लेजिस्लेशन करेंगे या जो भी इस हवाले से राइट ऑफ अपील पे। तो ये लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि मुनीब अख्तर ये कहना चाह रहे होंगे कि आप अटॉर्नी जनरल नहीं रहेंगे जब केयर टेकर आएगी। ये जैसे मुनीब अख्तर को कैसे पता चला? ज़रूरी तो नहीं है, तो हुकूमत का फ़ैसला है ये। जैसे मुनीब अख्तर ने तो ये फ़ैसला नहीं करना कि कौन अटॉर्नी जनरल रहेगा या नई हुकूमत क्या पॉलिसी देगी। तो क्या जैसे मुनीब अख्तर को ये सवाल करना चाहिए था? बस वो उन्होंने कहा ना कि आप मौजूदा अटॉर्नी जनरल इस हुकूमत के हैं, तो आप तो फिर नहीं, आप उस बिहाफ पे बात उस वक्त केयर टेकर जो होगा वो उसकी उस हवाले से आप बात नहीं कर सकते। मगर जज ऐसा भी सोचते हैं कि आने वाली हुकूमत क्या सोच रही है, तो ये क्या जजों को इस तरह की सोचें रखनी चाहिए कि आने वाली हुकूमत में क्या पॉलिसी होगी, क्या मौक़िफ़ होगा, या ये जो शख्स कह रहा है इसके बाद आने वाला अटॉर्नी जनरल क्या सोचेगा? हालांकि मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, फैसला जिसने करना है वही करना है। जी। यहाँ आपको पता है फॉर्मेशन जो उनकी फॉर्मेशन, वो जो प्रेस रिलीज आई थी फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन कमांडर्स की उनकी पहले आई, फिर कैबिनेट और नेशनल सिक्योरिटी ने उसको एंडोर्स किया। तो फैसले हो जाते हैं जहाँ होने होते हैं। केयर टेकर एक उससे पहले उस वक्त भी वही फैसले होंगे। पर जजों को इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ख्याल है कि टाइम लिया है हुकूमत ने। मेरा नहीं ख्याल इस पर लेजिस्लेशन करे। वो कहेगी जी गौरव उस किया है, लेकिन कुलभूषण का ट्रायल जो है ये केस उससे अफेक्ट होता है। इंडिया इसको मौजू बना के फिर अटॉर्नी जनरल ने आज कहा है ये। उन्होंने कहा है कि हम यही तो हमने गौर करना है कि जी इसके अगर हम अपील का हक देते हैं तो ये कुलभूषण केस को कितना अफेक्ट करता है, और जो केस हैं जासूसी के जो हमने कंसाइज स्टेटमेंट में मेरा ख्याल है वो शकील अफरीदी का जिक्र केस का कर रहे थे, उनका भी हमने फिर देखना है कि वो कितने अफेक्ट होते हैं। तो ये ऐसे आसान काम नहीं है। पर ये बड़े बड़े नाम तो उन्होंने ले लिए। एक भारतीय जासूस है, मगर वो भी कोई सिविलियन शहरी नहीं, वो भारतीय नेवी का एक सोल्जर है। और दूसरी तरफ डॉक्टर शकील अफरीदी हैं, वो यकीनन सिविलियन है मगर गैर मुल्की ताकत के लिए मुबैना तौर पे जासूसी वो कर रहे थे। तो ये कैसे, इसका ताल्लुक़ कैसे बनता है इन 9 मई के मुल्ज़मान के साथ और इस सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फ़ैसले के साथ? थोड़ा सा आसान अल्फाज में इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? भारत कैसे फ़ायदा उठा सकता है? देखें, वहाँ भी वही यही कहता है कि जी जब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे हैं
कि जी ये फ़ौजी जो आर्मी एक्ट है ये सिर्फ फ़ौजियों के लिए बना है। जस्टिस आयशा मलिक कहती हैं कि जी ड्यू प्रोसेस मिसिंग है होल मिलिट्री जस्टिस। ये दो ऐसे ऑब्जर्वेशन है, मेरा ख्याल है जजेस को भी बड़ी देखना होगा एहतियात, या फिर ये है कि फिर ठीक है उस हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो फिर ये चीज़ें देखें उन्होंने आईसीजे में ट्वीट तक लोगों के लगा के पाकिस्तानी जो है वो अपनी मटेरियल भेजा किया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस किस्म के रिमार्क देंगे तो वो इन चीज़ों को लाजमी बात है कि वो उसका वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये है कि वो ये चीज़ सामने रख के मौजूदा चीफ जस्टिस और जजेस को थोड़ा सा बैकफुट पे कर सकते हैं कि जी ये चीज़ें हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो ये कह सकते हैं कि वहाँ तो ऑफेंस जासूसी का था, यहाँ तो कुछ और है, ये ऑफेंस और है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त थोड़ी वो जो जस्टिस आयशा ने जैसे रिमार्क्स दिए कि ड्यू प्रोसेस नहीं होता फ़ौजी अदालतों में, तो अब इसलिए रिमार्क्स अफेक्ट करते हैं। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को भारत के मुल्क के किसी खौफ से या फिर अमेरिका के किसी खौफ से अपने आईनी और कानून की तशरीह बदल देनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से उनको हमेशा फैसले तो फिर जस्टिस वक़ार सेठ की जजमेंट थी जिसमें उसकी बुनियाद पे ही तो मिलिट्री ट्रायल जो था कलभूषण का वो सिक्योर हुआ, और उन्होंने कहा जी ये जजमेंट है जिसमें इफेक्टिव रिव्यू होता है और रिव्यू फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ जो है वो कलअदम हुई हैं फैसले पेशावर हाई कोर्ट से। उस बुनियाद पे ही तो उन्होंने कहा कि जी आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इफेक्टिव रिव्यू देंगे, और एक आर्डीनेंस लाया गया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जजेस हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी से वो हर चीज़ को देखना होता है, उन्होंने हर चीज़ों को। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला अगर देती है, तो अगर ये फ़ैसला देती है कि जैसे इनका सिविलियंस का ट्रायल जो है फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, तो फिर इससे ये भी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इंटरनेशनली एक तासुर मिलेगा ना कि पाकिस्तान की अदालतें कितनी आज़ाद हैं और उनका निगरानी का निज़ाम इतना सख्त है कि अगर कलभूषण का कोई भी फ़ैसला होगा तो यही जो जजेस हैं फिर उनको भी आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे। बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, और इसी वजह से मैं वही कह रहा हूँ वक़ार सेठ साहब की जजमेंट। अदरवाइज़ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि आप कौंसल एक्सेस दे दें, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दें, आपने नहीं की। वहाँ उन्होंने इंडिया ने अपना केस बिल्ड अप किया, वो कौंसल एक्सेस फिर आपको देनी पड़ी, आपको खुद लेजिस्लेशन आर्डीनेंस देना पड़ा, आपने वकील उसको अंगेज करके देने पड़े। तो मसला ये है कि वही काम आप पहले कर लेते। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब जजेस की साइकी होती। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त वाज़े तौर पे मैं कहूँगा कमज़ोर है, इंटरनल खलफशार का है, इंटरनल पॉलिटिक्स ने तबाह कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, बिल्कुल है। और जजेस में जो एरोगेंस आपस में लड़ाइयाँ हैं अना की, मैं कहूँगा ये अना की लड़ाई है, बाकी कुछ भी नहीं है। और उस अना की लड़ाई ने तबाह कर दिया इस वक्त इंस्टीट्यूशन को। और इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा जब भी सुप्रीम कोर्ट के साथ होती थी तो बराबर की प्लेयर होती थी। आज हमेशा कभी 2009 के बाद हमने देखा कि जुडिशरी ने थोड़ा अपना इमेज बेहतर किया था और पावर गेन की थी, लेकिन जो 1.5 साल में सुप्रीम कोर्ट में होता रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट के मामले को कोई सीरियस ही नहीं लेता। सिविलियन अब तो एस्टेब्लिशमेंट क्या, सिविलियन लोग भी नहीं लेते। वजह यह है कि आप बहुत यूनाइट जो है वो एक दूसरे के खिलाफ मटीरियल देते हैं। चलें ये तो बढ़िया, आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं। किसको देते हैं, कौन सा नहीं, मटेरियल यही है ना। मटेरियल ये है कि जी जो कि जी फ़लाँ ने ये कर दिया, फ़लाँ जी इस जज में ये नहीं बिठाता, आपने लाइक माइंडेड जजेस यानी मखसूस जज बिठाते हैं, ये तो खुद जजेस ने बताया ना। चलें, और जजेस खुद आफ्टर रिकॉर्ड मुलाकातें भी करते हैं साफ़ियों से, तो मटेरियल तो जजेस भी देते हैं, बाकायदा साफ़ियों के सोर्स बन गए, मुखबर बन गए साफ़ियों के लिए बड़े बड़े जजेस जो हैं। बट एनीवे हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इस मामले को। आपको ये क्या लग रहा है कि क्या चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल अपनी रिटायरमेंट से पहले इस केस का फ़ैसला करके जाएंगे? देखें, जस्टिस बंदयाल साहब की मैं जैसे बताया कि कुछ लोग उन्हें मिले हैं साफ़ी, वो बताते हैं कि टेबल भरी पड़ी है, फाइलें जो हैं वो और हाई प्रोफाइल केसेस भी बड़े होते हैं। एक तरफ उनका मुकाबला है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नाराज़ भी है, तनाव रहा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ फरवरी में उनके तल्लुकात के साथ। दूसरी तरफ मामला है सिविलियन गवर्नमेंट का, जिसने उनका हुक्म नहीं माना, इलेक्शन नहीं कराया, रिव्यू का मैटर पेंडिंग है। वो इंक्वायरी कमीशन ऑडियो लीक कराना चाह रहे थे, साकिब साहब को समन कर रहे थे, वो उनको भी फिक्स करना है। इंटरनली जस्टिस काजी फैसा का कुरेटिव रिव्यू भी पेंडिंग है, वो भी लिख रहे हैं। इतलात ये है कि लिख चुके हैं, फिर अंग्रेज़ी ठीक कर रहे हैं।
तो वो चैलेंजेस हैं तीन साइड। क्यूरेटिव रिव्यू में अगर अंग्रेजी ठीक ना हुई तो काजी साहब ने छोड़ना नहीं है अंग्रेजी कम से कम सही होनी हाँ चाहिए। ये हो सकता। अच्छा वो अब तीन फ्रंट पे उनका है कि वो अगर यहाँ इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद नाराज़ करते तो फिर मसला ये था, एक तो फ्यूचर के 3-4 चीफ जस्टिस हैं, उनके कैंप मज़ीद कमज़ोर हो जाता। तो उन्होंने मेरा ख्याल है यहाँ स्पेस ली है और अब वो अमला जो टाइम है डाइवर्ट करेंगे वो उधर जो और मैटर हैं चलें जिसमें ठीक। नैब लॉ अमेंडमेंट का मामला है, रिव्यू के हवाले से जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और काजी फाइसा हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से ये सारी इंटरनल अपनी इंटरनल ये हो नहीं सकता कि मौजूदा चीफ जस्टिस, बेहतर तो ये है कि वो सारी चीज़ें जिस तरह आज स्पेस दे दी इस्टेब्लिशमेंट को और दरमियानी रास्ता निकाला तो सबके साथ वही कर लें। अच्छा असनाद साहब, कुछ जजेस ऐसे होते हैं वो हमेशा मौके की ताक में रहते हैं और हर नई सूरत हाल में अपनी पोजीशनिंग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर इस केस का फ़ैसला चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल के दौर में नहीं होता तो ये मामला फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में चला जाएगा और उस वक्त जो है कुछ जजों को अपनी पोजीशनिंग करने में और अपने सर्वाइवल के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी पोजीशन लेने में, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी शायद कुछ सिविलियन शहरियों के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के इतने हक़ में नहीं लगते और बड़े वो इस हवाले से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पहले तो उनका मौक़िफ़ यही था, पहले भी मौक़िफ़ उनका यही था। तो अगर लेकिन ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर उन जजों को भी जो है एक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुखालिफ पोजीशन लेके अपने ओवरऑल सर्वाइवल में के लिए मैं कह रहा हूँ कि यही मसला होगा, क्योंकि अभी जो बातें हैं कि भाई वो अगर इधर जाएंगे तो ये इधर हो जाएंगे, वहाँ पोजीशनिंग ठीक कर देंगे, ये है मसला और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी है। और जो मकसद था जस्टिस काजी फ़ाइसा का रेफरेंस करके सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करना, उसको माशाल्लाह इन्होंने पूरा किया मज़ीद तकसीम को करके। और जब तक ये तकसीम होंगे मेरा ख्याल है हैसियत किसी की नहीं है, बाकी 2 मरले के केस करते रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल केस फिर ये नहीं डिसाइड करता। अच्छा क्विकली, बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ऐसे केसेस हैं लापता अफराद के, बल्कि फ़ौजी अदालतों में बहुत सारे सिविलियंस को जो इमरान खान के दौर में भी सज़ाएँ हुई हैं 25-26 के करीब, वो केसेस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें भी पेंडिंग हैं। और फिर नीचे पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस वकार सेठ ने जो बहुत सारी फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं को कलअदम करार दिया था, इंटरमेंट सेंटर्स को गैर कानूनी गैर आइनी करार दिया था, उनकी अपीलें भी अभी पेंडिंग पड़ी हैं। और उन केसेस में अभी बुनियादी सवाल यही है कि क्या सिविलियन शहरियों को फ़ौजी अदालतों से सज़ाएँ दी जा सकती हैं या नहीं। तो उसके हवाले से आज हमने एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से बात की है। वो एक फ़ौज के कर्नल भी हैं, कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम, मगर वकील भी हैं। तो आपकी मुलाकात कराते हैं कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम से। उनके पास भी बड़ी अहम और कुछ बुनियादी ख़बरें हैं और मालूमात हैं सिविलियन शहरी के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से और फिर ऐसे केसेस के ऊपर अभी तक हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक साबिक़ फ़ौजी अफसर जो अब वकील भी हैं, कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम, जिनकी माशाल्लाह से वकालत के शोबे में इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो कानूनी एतबार से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी बराह रास्त लग सकते हैं। क्यों सर, कितने आपको यहाँ तो जनाब वो बंदा भी कितने एक्सपीरियंस है वैसे मेरे यहाँ प्रैक्टिस का? जी, प्रैक्टिस तो मैं 2007 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज अब माशाल्लाह से 16 साल तो हो गया आपको। तो आप बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं अगर डायरेक्ट बतौर वकील लगाना चाहे आपको? नहीं, मैं तो अपने आप को जज के काबिल नहीं समझता, नहीं, फिर भी लेकिन तकनीकी एतबार से। यहाँ तो वो बंदे भी जज लग गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक चीफ जस्टिस ऐसे भी थे जो लॉ क्वालिफाइड ही नहीं थे, ही वाज नॉट LLB। अच्छा, वो डिप्टी कमिश्नर थे अनवारुल हक साहब और उनको ज़ियाउल हक साहब ने प्रमोट किया और उसके बाद वो बहरहाल आप तो लॉ क्वालिफाइड भी हैं, तो तकनीकी एतबार से सुप्रीम कोर्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हैं? हाँ, अगर मतलब जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आप जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं लगता है कोई हल्की सी ख्वाहिश है आपकी। नहीं, ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिशात सारी पूरी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह हमने। अच्छा, ये भी बताते चलें कि कर्नल रिटायर्ड एडवोकेट इनामुर रहीम साहब जो हैं फ़ौज की जैग ब्रांच में थे और ये जैग ब्रांच जो है फ़ौज की वजारत कानून होती है, जिसको जज एडवोकेट जनरल कहते हैं। और बतौर जैग ब्रांच के ऑफिसर इन्होंने इस्तगासा यानी प्रोसिक्यूशन के वकील के तौर पर भी काम किया और इन्होंने डिफेंडिंग अफसर यानी वकील सफाई के तौर पे भी काम किया है। तो ये दोनों तजर्बे और इतना तवील तजर्बे के बाद आज ये हमारे पास बड़ी ख़ास मालूमात को लेकर आए हैं, ख़ास तौर पे फ़ौजी अदालतों के अख्तियारात के हवाले से। जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 6 रुकनी बेंच सुन रहा है, चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस केस से है? देखें ना, इस केस में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने भी एक पिटीशन दायर की हुई है
उन 29 सिविलियन अफराद की जिनको गुज़श्ता 3 साल के दौरान घरों से अगवा किया गया, उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज नहीं थी, उनको किसी कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया और बग़ैर किसी कोर्ट के मिलिट्री कोर्टों के हवाले किया गया और बग़ैर किसी कौंसल के उनमें से 25 बंदों को तो कौंसल भी नहीं मिला, 3 आदमियों को सज़ाए मौत दे दी गई। ये पूरा रिकॉर्ड और विद द कंसेंसस ऑफ द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये सारा काम हुआ। लेकिन ये तो कोई शिद्दत पसंद तंजीमों के लोग हैं, आम सिविलियन हैं, शहरी हैं, कौन है ये आम शहरी हैं पाकिस्तान के, जिसमें 3 आर्मी के रिटायर्ड अफसर हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि वो किस ज़माने में जब अफगान जिहाद हो रहा था और उस जिहाद का वो हिस्सा थे, बाद में उसी पुरानी कहानी पर 10 साल बाद उनको पकड़ लिया गया रिटायरमेंट के बाद। उनके खिलाफ भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई। सिविलियन शहरी कितने और कौन है? सिविलियन शहरी जो हैं वो 29 में से 3 ही आर्मी अफसर निकाल दें तो बाकी जो 25 हैं वो बाकी सारे सिविलियन। किसी तंजीम से उनका ताल्लुक उनका किसी तंजीम से कोई तल्लक नहीं है। क्या इल्ज़ाम है? ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कश्मीरी हैं और कश्मीर के किस ज़माने में कश्मीर की जब तहरीक आज़ादी चल रही थी उनमें इनका अमल दखल था, उसमें कोई हिस्सा इन्होंने लिया, तो वहाँ से उनको उठाया गया और उठाने के बाद अगवा बल्कि किया गया। अगवा करने के बाद उनका ट्रायल कर दिया गया, क्योंकि खान साहब ने अपने ज़माने में जब खान साहब अमेरिका गए थे बाजवा साहब के साथ, तो वहाँ ये तय करके आ गए थे कि आर्टिकल 37 अगर इंडिया ख़त्म करता है तो हमारी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, हम सिर्फ जुम्मे वाले दिन एक दफ़ा आधा घंटा एहतजाज करेंगे एंड दैट्स ऑल। लेकिन सरकारी तौर पे ये चीज़ कभी सामने तो नहीं आई। लेकिन देखें ना, उन लोगों को अगवा किया गया, चाहे जो भी हैं वो। पहली बात है कि उनके खिलाफ FIR कानून तो अभी ये है ना, अभी ये जो लोग पकड़े गए हैं जो 102 आदमी जिनका 9 मई वाले उन सब के खिलाफ FIR दर्ज है और उन सब को सेशन कोर्ट में और एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया गया। वहाँ से बाकायदा रिमांड लिया गया। आर्मी ने रिक्वेस्ट की जो प्रोसीजर है फ़ौज का कि जी ये बंदे हमें दिए जाएँ, हम इनका ट्रायल करना चाहते हैं, और कोर्ट ने उनको सुनने के बाद उनको ट्रांसफ़र किया और उस ट्रांसफ़र के बाद उनकी फैमिली से भी मुलाकात कराई गई। सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया जी फैमिली उनसे मिल सकती है, और वो मुझे इसलिए भी पता है कि उनमें से बहुत से लोगों ने हमसे भी रब्ता किया जो पकड़े गए कि जी हम अपना आपको काउंसिल करना चाहते हैं। तो हमने उनसे पूछा और ज़ाहिर है उनकी फैमिली से मुलाकात की। मैंने कहा जी उनके खिलाफ एविडेंस क्या? कहता है जी एविडेंस यही है कि बाज़ जगहों पर जहाँ हमले हुए थे ये वहाँ मौजूद थे, इनकी वीडियोज़ हैं। मैं कहा अगर इनकी वीडियोज़ हैं तो फिर हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं? तो लेकिन ये जो लोग हैं जो 27 जिनके बारे में मैंने आगाह किया, उनमें से 25 वो लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ तो कोई FIR भी दर्ज नहीं है। इनको किसी सेशन कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया, ना रिमांड लिया गया, खामोशी से पकड़ के उनका ट्रायल कर दिया गया। और उन जिनको 3 को सज़ाए मौत दी गई उनको काउंसिल भी नहीं दिया गया, और अभी तक उनका हमें तो एक्सेस भी नहीं पता चला। और ये लोग लापता लोग थे बेसिकली। इनमें से 2 आदमी ऐसे हैं जिनका लापता का केस चल रहा था और उसमें मुतलका अदारों ने एफिडेविट दिया कि ये हमारे पास हैं ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो 9 मई के मुलजमान हैं इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है? ये मैं उसकी वजह बताता हूँ कि Y9 में अभी देखें ना, इनके केस अभी तो इनका ट्रायल भी नहीं शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट को बता भी दी गया इनका ट्रायल नहीं शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनकी हियरिंग हो रही है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सरदार तारक साहब ने फरमाया, उनका आर्डर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक काउंसिल आकर मिलते हैं उनमें से एक पार्टी के और अगले दिन केस फिक्स हो जाता है। जबकि मैंने भी पटिशन दायर की कि 29 लोग वो डेथ सेलों में पड़े हुए हैं, उनमें से 3 को उनका भी तो सुने। ये तो कहीं पकड़े नहीं गए ना, ये तो अभी आराम से बैठे हैं, फैमिली से मुलाकात हो रही है, उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मगर फैमिली ने किसी ने नहीं बताया कि उनको को टार्चर भी किया जा रहा है। वो बड़े रिलैक्स हैं। जो हमारे बंदे हैं उनको तो 2.5 साल टार्चर करने के बाद उनकी ज़बरदस्ती कन्फेशन ली गई और ट्रायल कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट वो सुनने को तैयार ही नहीं। मगर अभी तक तो कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई ना, कोर्ट ने तो अभी फैसला ही नहीं किया। कोर्ट ने फैसला नहीं किया, लेकिन इनको भी साथ सुन लिया जाता ना, इनकी पिटीशन भी साथ लगाई जाती। बाकी 4 पिटीशन उन लोगों की लगाई जा रही हैं जो अभी जिनके अभी ट्रायल ही नहीं शुरू हुए, लेकिन जो ऑलरेडी डेथ सेलों में पड़े हुए हैं बगैर जुरिस्डिक्शन के, जिनका ट्रायल किया गया कोई 3 साल से। बल्कि इसमें एक केस ऐसा है जो 2007 से इससे पहले भी केस हैं। मैं एक और बात नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी एफिशिएंसी दिखा रही है। 5 जजेस का बेंच सुन रहा है, ह्यूमन राइट का केस है, 6 जज बल्कि, ये अच्छी बात है। लेकिन ये उस वक़्त कहाँ थे? मैं भी ये केस बनाना चाहता हूँ कि 5 लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ वक्तों में उनका ट्रायल किया गया। किसी का 2007 में ट्रायल किया गया, किसी का 2009 में ट्रायल किया गया, सिविलियन है जी ये, किसी का 2011 में। इनमें से 3 को तो सज़ा मौत दे दी गई, एक को 7 साल सज़ा दी गई, एक को उम्र कैद दी गई। इनके केसेस हाई कोर्ट में आए और वहाँ यही ग्राउंड थी कि जनाब दे आर दी सिविलियंस और अंडर 21D इनका ट्रायल आप नहीं कर सकते। दूसरी ग्राउंड ये थी कि इनको काउंसिल भी नहीं दिया गया। आर्टिकल 10 जो है
उसकी वायलेशन है, तो इसको सुना जाए। और हाई कोर्ट में 7 साल ये केस चलता रहा, और 7 साल बाद हाई कोर्ट के मज़ीद जज को बताया गया कि जी सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का केस चल रहा है जिसमें काउंसिल नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर इसको भी सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट आ गए, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चलता रहा कितना अर्सा? और 2015 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया। उस बेंच के हेड कर रहे थे अनवर ज़हीर जमाली साहब, और साथ ऑनरेबल जस्टिस अमीर हानी साहब थे और उमर ताब बंदयाल साहब थे। और इन्होंने ये फैसला किया कि जी हमने इस केस को सुन लिया है और हम नीचे रिमांड कर रहे हैं हाई कोर्ट को कि हाई कितने कोर्ट साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया? कोई अंदाजन 3 साल के बाद 3 साल बाद कहा कि केस वापस भेजा जाए, चला जाए, फैसला नहीं और किया। फैसला नहीं किया। और वो जनाब 2 पेज का ऑर्डर है, 1.5 पेज का, बल्कि मैं कहूँगा कि वो जनाब ये हाई कोर्ट फैसला करे मेरिट के ऊपर, वो नीचे चला गया। अब हाई कोर्ट मेरिट पे और ये मुसलसल बंदे जेल में, बंदे डेथ सेल में हैं जी, बंदे डेथ सेल में हैं। और आज तक हाई कोर्ट की ऑर्डर शीट मेरे पास है, किसी जज ने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल ये लिखा होता है कि हर्ड अलोंग विद सो एंड सो केस। कोई ये केस कितने अरसे से हाई कोर्ट में पेंडिंग? 2007 से पेंडिंग है जी। नहीं, अब दोबारा जब रिमांड हुआ उसके बाद से आज तक पेंडिंग है, कोई डिसीजन नहीं कितने हुआ। साल हुआ है? आप देखें ना, 2015 को नीचे चला गया और अभी 8 साल हो चुके हैं। और इधर तो आपके ख्याल में जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल हैं, ये सिर्फ पीटीआई के वर्करों का केस सुन रहे हैं? अगर मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर ये पीटीआई के होते तो इनका केस भी लग जाता। मैं समझता हूँ अगर ये इतने ह्यूमन राइट के चैंपियन हैं हमारे जज हजरात, बड़े मैं एहतराम से कहता हूँ, तो जनाब ये केस जब इनके पास आया था कि बगैर काउंसिल के ट्रायल हुआ है और ये वायलेशन है, ये फैसला देते कि नहीं हम फैसला देंगे इसके ऊपर, क्योंकि 7 साल हाई कोर्ट फैसला नहीं दे सकी और 7 साल के बाद दोबारा इन्होंने वापस भेज दिया कि मेरिट पे डिसाइड करें। वहाँ 8 साल मजीद गुजर गए हैं और पूरी आर्डर शीट देख लें, सिंपल लिखा हुआ है टू बी हर्ड अलॉन्ग विद इट। पहले तो उनकी बारी नहीं आती। अगली बात, जो नेक्स्ट बात मैं बताना चाहता हूँ वो बड़ी अहम है। इसी तरह से ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना कि क्या काउंसिल के बगैर ट्रायल हो सकता है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बगैर भी ट्रायल किया जा सकता है। सिमिलर केस इंडियन हाई सुप्रीम कोर्ट में भी आया है और मज़े की बात है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन वो जजमेंट इतनी अहम थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो SCMR है 2012 उसके सफ़ा नंबर 1610 के ऊपर ये जजमेंट प्रोड्यूस हुई है इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। मैं पाकिस्तान के तमाम वो कला से जो इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं वो जजमेंट पढ़ें। ये हम इंडिया के बारे में क्या है मैं बताता हूँ, जो हम पीट रहे हैं ना इंडिया के बारे में, इंडिया दुनिया की तीसरी माशी ताकत है, उसके पीछे इंडिया की जुडिशरी है। कि जुडिशरी का उसमें क्या हुआ, एक पाकिस्तानी है मोहम्मद हुसैन, वो इंडिया गया हुआ था और वहाँ पर इंडिया में एक दिन दिल्ली शहर के अंदर एक बस के अंदर से एक मुसाफिर उतरे और वो उसी बस के अंदर मौजूद था, वो मोहम्मद हुसैन उर्फ जुल्फ़कार, और उस बस में थोड़ी देर बाद धमाका हो गया और उस धमाके में 4 आदमी मौके पे मारे गए और 24 ज़ख्मी हो गए। और उसके बाद उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया तो कंडक्टर ने बताया कि एक बंदा था फॉरनर टाइप जिसके पास बैग था, वो उतरा और उसके बाद थोड़ी देर बाद धमाका हुआ है। 2 महीने की तगोदो के बाद उन्होंने इस मोहम्मद हुसैन को पकड़ लिया। 3 लोग और भी पकड़े गए जिनकी निशानदेही पे से पकड़ा गया और इसके बारे में पुलिस ने यह भी कहा कि इसको जब हम पकड़ने गए थे जिस जगह रह रहा था तो इसने आगे से फायरिंग भी हम पर की, हमने इससे पिस्टल भी बरामद किया। उसका वहाँ इंडिया में ट्रायल हुआ, ज़ाहिर है 4 आदमी उसने मार दिए थे। तो ट्रायल कोर्ट ने बाकी जो 3 उसके साथ कनेक्टेड थे जो इंडियन के शहरी थे उनको उन्हें बरी कर दिया कि ये गलत आपने कनेक्ट की है, पुलिस की तफ्तीश को ना उन्हें गलत करार दिया, लेकिन इसको उनने सज़ा मौत दे दी। इसका केस वहाँ से इंडिया हाई कोर्ट में आ गया और हाई कोर्ट ने भी उस सज़ा को बरकरार रखा। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट आ गया ना केस। वो केस सुप्रीम कोर्ट आ गया। जस्टिस दत्तू माल ने पूरे केस को स्टडी किया और उन्होंने पूरी एक जजमेंट लिखी। उन्होंने सवाल उठाया कि आप मुझे ये बताएं कि जब नौरमबर्ग वाले ट्रायल थे मिलिट्री कन्विक्ट्स वार क्रिमिनल्स, उनको जब काउंसिल दिया गया तो इसको काउंसिल क्यों नहीं दिया गया। फिर उन्होंने कहा हम क्लेम करते हैं दुनिया में वी आर दी ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी और दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेसी कि एक नेबरिंग कंट्री का बंदा पकड़ा गया और आपने उसको डेथ टिका दिया बगैर काउंसिल के। और इंडिया के एक और जज ने लिखा कि अगर काउंसिल पूछा है हवालदार के केस में कि इसको काउंसिल दिया गया था, उन्होंने कहा जी कैप्टन हिसाब दिए गए थे। उसने कहा कैप्टन वाज क्वालिफाइड, कहता जी नहीं। उसने कहा ब्लाइंड वाज लेड बाई अनदर ब्लाइंड, भाई वो तो नाबीना है बेचारा फौजी और उसके ऊपर जो वकील दिया गया वो भी नाबीना, उसको भी उन्होंने सेटिसाइड किया। यहाँ भी दत्तू ने ये कहा कि आप किस तरह बगैर काउंसिल के, चाहे उसके ऊपर 4 बंदों का इल्ज़ाम है, उसको काउंसिल मिलना चाहिए था और हाई कोर्ट शुड हैव एंश्योर्ड। उनने जो गवर्नमेंट थी इंडिया की दिल्ली की उसके खिलाफ भी लिखा। उन्हें पूरा एक सिस्टम बना के कि आइंदा जब बंदा पकड़ा जाएगा, सुनाया क्या और फैसले में ये हुआ कि अटार्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की कि जनाब इसका ट्रायल रिमांड किया जाए, हम दोबारा ट्रायल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नो, ही हैज़ अंडरगॉन द रिगर्स ऑफ ट्रायल,
आई विल सेट हिम फ्री। उन्होंने डायरेक्शन दी कि इमीडिएटली ही शुड बी डिपोर्टेड टू पाकिस्तान। कहते दुनिया में डेमोक्रेसी इसका नाम है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब आप हमारी अदलिया को देखिए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे जजेस माशाल्लाह दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं अदालतों में बैठ के, और सूरह रहमान भी बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं रफ़ा अल मीज़ान, हमने अल्लाह ततग़ौ फ़िल मीज़ान, इस मीज़ान को झुकने न देना। तो आज वो बंदे जो 2007 में जिसको डेथ मिली हुई है, जो 7 साल हाई कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट शरीफ में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिमांड बैक कर दिया क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर कि वकील मिलना चाहिए कि नहीं। वो दत्तू ने एक सिटिंग में करके फैसला परे मारा, उसने कहा रिहा करो, और हमारे जज ना वहाँ फैसला कर सके ना यहाँ कर सके। ये वो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मुझे बड़ा इनका एहतराम है, जो 50-50 हज़ार रुपये रोज़ाना की तनख्वाह ले रहे हैं मगर लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। अच्छा, अब ये 102 बंदों के लिए बेशक करें, लेकिन कम अज़ कम वो लोग जो ऑलरेडी जेलों में पड़े हुए हैं, वो जो 29 लोगों का केस मैं लेकर आया हूँ, वो अगवा है और टॉर्चर है और इलीगल ट्रायल है। उसमें इमरान खान इज़ रिस्पॉन्सिबल, बाजवा और फैज़ हमीद इज़ रिस्पॉन्सिबल, दे ऑल वर ऑन वन पेज, दे शुड बी ट्राइड। और ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है ट्रायल की, ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है कि लापता लोगों को गायब करना, उनको प्रोड्यूस न करना और अदालतों के अहकामात न मानना, इस पे आर्टिकल 6 से अट्रैक्ट होता है। ये फैसले में लिखा, वो फैसला मैंने इसमें लगाया हुआ, तो कब वो आर्टिकल 6 लगेगा इन मुअज़्ज़िज़ीन के ऊपर? अब ये बताएं, 102 बंदे जिनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, क्या इनको फौजी अदालत में ट्राई होना चाहिए? हमारा तो शुरू से व्यू ये है कि सिविलियंस आर टू बी ट्राइड बाय द सिविल कोर्ट्स, वेरी सिंपल लॉ प्रोसीजर। यही हम तो शुरू से 2007 में आई वाज दी फर्स्ट वन जिसने फौज से आने के बाद पिटीशन हाई कोर्ट में दायर की नदीम शाह के केस में, जिसके बारे में फौज ने फैसला किया कि हम इसका ट्रायल करेंगे, मैं आपका ट्रायल नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली नदीम शाह वाज एक्विटेड बाय द मिलिट्री कोर्ट। बहुत शुक्रिया कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिविलियन शहरियों का ट्रायल अगर असूली तौर पे फौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, तो फिर ये हकूक़ जो हैं तमाम सिविलियंस को दस्तयाब होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ सिविलियंस तो कई साल से सज़ाए मौत की कोठरी में पड़े हैं और दूसरे सिविलियंस जो हैं जिनका ट्रायल भी अभी शुरू नहीं हुआ, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना इतनी देर तक बैठती है और कोई ना कोई फ़ैसला सुनाने के लिए अब तैयार है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इट इज़ अ सेलेक्टिव जस्टिस। आज जो सुप्रीम कोर्ट में एक नई बात की गई कि जी इनको राइट ऑफ अपील मिलना चाहिए, को ऑर्डिनेंस बनाया जाए। ये मेरी पटिशन भी 2005 पे सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, जिसमें मैंने मांगा हुआ है कि जो है फौजी भी है अगर उसका ट्रायल होता है तो राइट ऑफ अपील बिफोर जुडिशल माइंड होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में हो चुका है, इंडिया में भी जुडिशल फोरम बन गया है, लेकिन वो पटिशन हमारी सुप्रीम कोर्ट लगा नहीं रही। भाई लगाएं आप तो सुने हमें। चलें, पहले सिलेक्टिव वज़ीर-ए-आज़म होते थे, अब सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है। बिल्कुल सिलेक्टिव मतियुल्लाह जस्टिस हो रहा है। जान आर्टिकल MJTV से 25 इतना की ही। वायलेशन है ये। मतियुल्लाह जान MJTV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।